हे गाइस, स्वागत एंड अभिनंदन आपके अपने चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आप कैसे हैं और आप क्या कर रहे हैं? अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो आज हम आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले लेक्चर से हैं। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने फेगोसाइटोसिस के बारे में नहीं पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? लाइटिक रिएक्शन और लाइसोजेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने साइकिल्स देखी थी, है ना। बैक्टीरियोफेज के बारे में देखा था हमने पिछली क्लास के अंदर। तो उसी से संबंधित आज के क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोफाज जीनोम। आपको डेफिनेशन देनी है कि प्रोफाज जीनोम क्या होता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ बता भी सकते हैं आप अगर आपको एक्स्ट्रा मालूम हो तो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोजेनिक और लाइटिक रिएक्शन विथ प्रॉपर डायग्राम। आपको मैकेनिज्म मतलब की प्रक्रिया बतानी है आपको, ना मशीनरी बतानी है किसकी? लाइसोजेनिक और लाइटिक रिएक्शन साइकिल जो मैंने बताया था ना, उसके बारे में आपको मैकेनिज्म बतानी है। किसके साथ में? डायग्राम के साथ में बतानी है, प्रॉपर डायग्राम के साथ में बतानी है आपको, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बल्कि थोड़ा सा आप लाइसोजेनिक के बारे में बताओ, फिर लाइटिक रिएक्शन के बारे में बताओ थोड़ा सा, और फिर उसको डायग्राम बना के बताओ, है ना। और डायग्राम बनाने के बाद में नीचे आप फ्लो चार्ट के अंदर मतलब कि एक एक शब्द लिखकर एरो का निशान लगाते लगाते पूरी प्रोसेस को आपको इस तरीके भी आप समझा सकते हो, ठीक है। ये है प्रेजेंट करने का, ठीक है, क्योंकि आंसर को किस तरीके से आप प्रेजेंट करो तो ये आप पर डिपेंड करेगा। तो आप इस तरीके से भी इस प्रोसेस को समझा सकते हो बेहतर तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज को परिभाषित करना है आपको कि क्या होता है बैक्टीरियोफाज। और मैंने ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से बताया था मैंने आपको ये। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड क्या है? लेटेंसी मतलब सुषुप्त काल क्या है, तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो आज के क्लास की जो हम बात करें, लेक्चर की बात करें, तो हम आज देखेंगे कुछ पॉइंट छूट गए थे पिछली क्लास में से जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो मैंने इस क्लास के अंदर मैंने ये ज्वाइन कर दिया है, इसको ऐड कर दिया है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा और फिर आज हम फेगोसाइटोसिस के बारे में भी देखेंगे। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, है ना। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी वैसे तो हम किस में पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना, आणविक जैविकी के अंदर पढ़ते हैं वैसे तो। लेकिन यहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज की बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि वो किसका जीनोम की मशीनरी यूज कर रहा है? वो बैक्टीरिया की जीनोम की मशीनरी यूज कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसकी मशीनरी यूज करने के लिए, उसके जीनोम को मल्टीप्लिकेशन बहुगुणन करने के लिए वो एक तरीका अपनाता है। उस तरीकों को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उस तरीके को क्या कहते हैं? उस तरीके को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला मैंने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं उसको वहाँ पर ऐड करती तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता और आपको समझ में कुछ नहीं आता। इसी वजह से मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया ताकि आपका फ्रेश दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, वैसे आपको पता होगा कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किस काम पर करता है ना, किस तरीके से काम करता है। आपने 11th में पढ़ा होगा या फिर 12th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, तब पढ़ा होगा आपने। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा, तभी भी आप सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा होगा। या फिर ट्रांसलेशन की बात करें तभी भी, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? ट्रांसलेशन की वजह से होता है। तो ये सारा कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस आपको क्या करना है, उसको अच्छे से और एक स्टेप आगे बढ़ना है ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या खोज किसके द्वारा की गई? तो क्रिक एक वैज्ञानिक है, इसके द्वारा की गई थी सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत की। सबसे पहले हम सिंपल के साथ में देखते हैं। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या बोलता है? ये बोलता है कि सबसे पहले क्या होता है, डीएनए रहता है ना। डीएनए से डीएनए बनना,
क्या, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण, मतलब कि अपनी ही कॉपी से दूसरी कॉपी, सेम कॉपी का उत्पादन करना, प्रतिलिपिकरण, मतलब कि फोटोकॉपी। इस तरीके से मान लो आप भी जब ई मित्र या ई कैफे के ऊपर जाते हो तो आप क्या करते हो, एक क्या बोलते हैं, आपकी मार्कशीट है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट है ना, ओरिजिनल मार्कशीट। तो ये डीएनए क्या हो गया, ये डीएनए ओरिजिनल मार्कशीट हो गई आपकी, ठीक है। अब आप जाते हो जो ई कैफ़े है ना, ई मित्र है ना, उसके ऊपर जाते हो और आप बोलते हो कि मशीन में आप इस जो मार्कशीट है ना, ये डीएनए, इसको डाल देते हो किसके अंदर, मशीन जो होती है ना फोटोकॉपी करने की मशीन, उसमें डाल देते हो। मतलब कि ये रेप्लिकेशन क्या हो गई, मशीन हो गई। क्या हो गई, रेप्लिकेशन मशीन हो गई, ठीक है। अब ये मशीन क्या करेगी, उसी मतलब कि आपकी जो मार्कशीट होती है ना, उसी की सेम तरीके की आपको क्या करके देती है, फोटोकॉपी करके देती है। तो ये जो बना है डीएनए, ये फोटोकॉपी है। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन। आइए समझ में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। फिर आगे देखिए, डीएनए से आरएनए बनना। अब देखो ये जो यहाँ पर तो कौन सी मशीन थी, रेप्लिकेशन वाली। इसी वजह से रेप्लिकेशन वाली अगर मशीन लगाओगे आप तो डीएनए से डीएनए ही मिलेगा आपको, कभी भी देख लेना, ठीक है। लेकिन आप अगर मशीन ही चेंज कर दिया, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन वाली मशीन लेकर आ गए, तो अब वो डीएनए से डीएनए नहीं बनाएगी, अब वो क्या बनाएगी, डीएनए से आरएनए बनाएगी। क्या बनाएगी, डीएनए से आरएनए बनाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, अनुकृतिकरण। क्या कहते हैं, अनुकृतिकरण, ठीक है। अब वो सेम नहीं बना रही है, उसका विपरीत बना रही है, एक सिंगल कॉपी, मतलब डबल से सिंगल कॉपी, और वो भी किस में, चेंज करके, कोड, जेनेटिक कोड होता है, एक वर्ड होता है, वो भी चेंज कर देती है इसके अंदर। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए के अंदर थाइमीन होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, तो हुआ ना जेनेटिक कोड भी चेंज, है ना। तो इस तरीके से डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई आगे चल के जो आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन्स आपको पता है आपके लिए कितनी ज़रूरी है। हर आपकी बॉडी का पार्ट जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हो, चाहे से आपका नाखून ले लो, चाहे से आपका बाल ले लो, चाहे से आपका स्किन ले लो, चाहे से आपका जो है वो ब्लड ले लो, सब कुछ क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन है ना जरूरी, इसी वजह से ये सारी प्रक्रिया होती है। अदरवाइज डीएनए से डीएनए बनकर भी स्टॉप हो सकता था। आगे की प्रोसेस ही क्यों हो रही है, क्योंकि भाई प्रोटीन बनाना है लास्ट के अंदर आपको, ठीक है। तो आपको डीएनए से आरएनए बनाना होगा, और आरएनए आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये तो एक जो है ना, ये वाला सिंगल पार्ट में है ना कि डीएनए ये से ये बनता है, एक यूनी डायरेक्शनल हो गया ये तो, है ना यूनी डायरेक्शन, मतलब कि एक ही दिशा के अंदर चल रहा है ये प्रोसेस। तो ये हो गया सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, ठीक है, जो कि क्रिक के द्वारा दिया गया। लेकिन इसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये किस में पाई जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को किस में मिलता है, तो ये बैक्टीरियोफाज के अंदर देखने को मिलता है, वायरस के अंदर देखने को मिलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। तो उसमें क्या करता है वो, उसमें ये करता है, देखो सबसे पहले तो इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की। तो इसकी खोज किसने की, टेमिन और बाल्टीमोर ने की। बहुत वेरी वेरी आईएमपी है, आप इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। तो टेमिन और बाल्टीमोर ने किसकी खोज की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, है ना। तो इसी वजह से इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है, टेमिनिज्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी थ्योरी के बारे में, कौन सी थ्योरी के रूप में जाना जाता है, टेमिनिज्म। तो आपको कभी ये भी दे सकता है मल्टीपल चॉइस में कि टेमिनिज्म, व्हाट इज टेमिनिज्म थ्योरी, या हु गिव द टेमिनिज्म थ्योरी। तो आपको क्या बताओगे कि टेमिनिज्म थ्योरी टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा खोजी गई थी, और इसी जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले देखो, वायरस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। अगर उसके पास में डीएनए है, जीनोम के रूप में क्या है, वायरस के पास में डीएनए है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन जाएगा। लेकिन अगर उसके पास में आरएनए है, जेनेटिक
मटेरियल के रूप में, जीनोम के रूप में, है ना, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए है उसके पास में। तो अब वो प्रतिकृतिकरण कैसे करेगा, है ना, अपनी फोटोकॉपी कैसे निकालेगा, क्योंकि भाई सेंट्रल डोगमा सिद्धांत तो डीएनए से डीएनए बनाएगा ना। अब अगर फोटोकॉपी बनानी है तो डीएनए से डीएनए ही बनेगी, ठीक है, लेकिन उसके पास तो आरएनए है। अब कैसे बनाएगा वो, तो उसके लिए उसको क्या पहले जो है डीएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, उसको पहले डीएनए बनाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि रिवर्स का मतलब होता है अपन बोलते हैं ना कि कोई गाड़ी है तो उसको रिवर्स में करते हैं ना, तो पीछे की तरफ वापस से लाया जाता है ना, बोलते हैं ना रिवर्स गियर डालिए ताकि वो पीछे जाए। तो ये भी क्या करता है कि जब आरएनए रहता है ना उसके पास में, वायरस के पास में, तो वो रिवर्स जाता है ना, पीछे जाता है, और पीछे जाकर क्या बनाता है, डीएनए बनाता है ना। इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, तो वो क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा, तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जो है डीएनए से डीएनए बनाना, रेप्लिकेशन। और फिर आरएनए से क्या डीएनए से वापस से आरएनए बनेगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस वजह से ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था या पॉइंट था जो कि मेरे से छूट गया था पिछली बार, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और आपको इस तरीके से इसको नोट कर लेना है। एक एक पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए नीचे देखिए की पॉइंट के रूप में मैंने कुछ लिखा है, तो इसमें क्या दिया है मैंने, व्हेन ए वायरस अटैक टू बैक्टीरिया फॉर रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि एक पॉइंट था जो कि छूट गया था, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। देखो अब वायरस जो है वो बैक्टीरिया पर भी अटैक करता है, और जो नॉर्मल सेल होती है ना एनिमल की, उस पर भी अटैक करता है। जब वो वायरस अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर तो वो बैक्टीरिया फेज कहलाएगा या फाज कहलाएगा ना, बैक्टीरिया फाज कहलाएगा। लेकिन जब वो नॉर्मल एनिमल के ऊपर अटैक करता है तो वो वायरस वायरस ही कहलाएगा, बैक्टीरिया फाज नहीं कहलाएगा। तो देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर वो बैक्टीरिया के ऊपर का अटैक करेगा रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन बहुगुणन के लिए तो वो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। अगर वो नॉर्मल सेल मतलब कि एनिमल सेल के ऊपर अटैक करेगा या फिर प्लांट सेल के ऊपर अटैक करेगा तो वो एज नोन एज मतलब कि सेम ही कहलाएगा, वायरस वायरस ही कहलाएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये जो प्रोसेस है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, ये डायग्राम के साथ में ये यहाँ पर बताई गई है। आप हिंदी वाले बच्चे इसमें से देख सकते हैं आप कि जैसे कि सबसे पहले देखो ये कोई वायरस है। अब ये वायरस जो है इसके पास में जेनेटिक कोड के रूप में क्या है, आरएनए है, ठीक है। आरएनए क्या है, जीनोम के रूप में है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये अटैक करता है अगर सेल के ऊपर तो ये खुद का जीनोम इस सेल के अंदर डाल देगा। अगर सेल के अंदर डालेगा तो आरएनए से अब वो फोटोकॉपी नहीं बना पाएगा जब तक उसके पास में डीएनए का रूप नहीं होगा। तो अब डीएनए के रूप करने के लिए उसको प्रतीप, यहाँ पर देखो रिवर्स का मतलब होता है, प्रतीप का मतलब होता है रिवर्स, और ट्रांसक्रिप्टेज है ना, ये एक एंजाइम है, इसके थ्रू जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी, और जिससे कि क्या बनेगा, जिससे कि आरएनए से डीएनए बन जाएगा। देखो यहाँ पर डीएनए, ठीक है, इसका यहाँ पर हो गया। और अब जो है ये नए क्या हो जाएंगे, नए विषाणु उत्पन्न होंगे जिसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए होगा और बहुगुणन के रूप में आरएनए बन जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे विषाणु जो है नए बन जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे। अगर लाइसिस होगी है ना, लाइटिक रिएक्शन के द्वारा लाइसिस हो जाएगी इसकी, तो है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये फट कर सेल को मतलब कि लाइस करके बाहर आ जाएंगे और दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने में मदद हो जाएगी इन सभी वायरस की। तो इस तरीके से ये अपना पूरा रिप्रोडक्शन चक्कर जो है पूरा करता है। तो चलो आज के लेक्चर का नया टॉपिक फेगोसाइटोसिस, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। द ब्रांड न्यू टॉपिक फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर है ना, ये देखो फोटो दिखा रखी है मैंने, बहुत ही अच्छे से बनाई है फोटो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कोई सेल है, देखो ब्लू कलर के अंदर है ना, ये बैंगनी है ना, पर्पल कलर के अंदर, ये तो हो गई सेल है ना। अब इस सेल के ऊपर और इसके सेल के ऊपर जो है वो ये देखो ये येलो येलो कलर का है ना, इसने अटैक किया। ये क्या है, पैथोजन है। क्या है ये, पैथोजन है, पैथोजन है। अब ये जो है पैथोजन
किसके द्वारा अंदर ले ले रहा है, ये सेल अंदर ले रही है इसको। अब ये जो सेल है ना, ये अंदर कैसे लेगी और इसको कैसे नष्ट करेगी, है ना, पैथोजन को कैसे, एंटीजन को कैसे नष्ट करेगी, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, फेगोसाइटोसिस कहलाती है। और ये अपनी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है, फेगोसाइटोसिस सेल्स, वो करेगी। और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, फेगोसाइटोसिस कहलाएगी। अब इस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर दो प्रक्रिया होती है, मेनली दो मैकेनिज्म होती हैं। एक तो एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म होती है और एक होती है एक्सोसाइटोसिस की मैकेनिज्म। एंडो का मतलब देखो, इस शब्द से देखो, कोई भी आप अगर अक्षर पढ़ो या कोई भी वर्ड पढ़ो तो उसके मतलब, उसको तोड़ के फिर उसका मतलब निकाला करो। देखो, एंडो का मतलब होता है, एंडो मतलब कि इन कर रहा है, मतलब कि अंदर ले रहा है, एंडो अंदर ले रहा है। साइटोसिस का मतलब तो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, उसको लाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और एक्सो का मतलब होता है बाहर, एग्जिट करना। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर। तो एक्सोसाइटोसिस को बाहर निकाल देना, डाइजेस्ट करके एंडो मतलब कि अंदर लेकर, अंदर उसको डाइजेस्ट करके बाहर एक्सोसाइट एग्जिट करवाना। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, फेगोसाइटोसिस की कहलाती हैं। देखिए आगे प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होता क्या है। तो इसमें देखिए, ये मैंने यहाँ पे दिया रखा है, ये देखिए, It is a mechanism by which microorganism can be destroyed, killed or processed for antigen presentation, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये एक मैकेनिज़्म होती है, ये एक प्रक्रिया होती है, ये एक मशीनरी होती है किसकी, कोई भी एक सूक्ष्म जीव है ना, उसको या तो हम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या किल कर देते हैं, मार देते हैं, या फिर उसको प्रोसेस्ड मतलब कि उसको इस तरीके से बना देते हैं ताकि वो एंटीजन प्रेजेंटेशन मतलब कि सेल्स है ना अपनी, जो एंटीबॉडी मैकेनिज्म है ना, आमासी सेल्स है ना, जैसे कि बी सेल हो गई, टी सेल हो गई, है ना, उसके सामने प्रेजेंट करना, है ना, ताकि वो आगे प्रोसेस्ड हो सके उस प्रक्रिया को, है ना। तो वो ये सारी की सारी प्रक्रिया फेगोसाइटोसिस के अंदर आती है। और ये वाली सारी परिभाषा किसने दी है, एक ब्रिटिश सोसाइटी की है, वो उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो अपन देखो, ये आपको पता होगा कि कॉपीराइट जो है ना, उससे बचने के लिए आपको कभी भी किसी की अगर आप क्या कुछ शब्द निकालते हो, कुछ परिभाषा देते हो, तो उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है ना। अगर आप खुद से अगर बना रहे हो अपनी परिभाषा या अपने शब्द, तो आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ आप जो है वो खुद ने डाला है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का काम अगर मेंशन कर रहे हो यहाँ पर, तो उसका नाम ज़रूर डालें, ठीक है। तो मैंने जो है ये सारी ये परिभाषा इस जो पब्लिकेशन है ब्रिटिश सोसाइटी इम्यूनोलॉजी, यहाँ से लिए ये वाली परिभाषा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी परिभाषा, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाली है। अब देखिए, इस फेगोसाइटोसिस के अंदर दो प्रक्रिया होती है, एक तो होती है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर भी दो तरीके का होता है, एक तो फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस, है ना। तो इसमें देखो, एंडोसाइटोसिस जो है वो एंडो का मतलब अंदर, अंदर किस तरीके से लेता है, दो तरीके से लेता है ना। अंदर कैसे होता है, दो तरीके से लेता है। एक तो फेगो का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल, जब कोई भी पैथोजन या एंटीजन सॉलिड रूप के अंदर जाता है अपनी सेल के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, सेल ईटिंग, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल अगर अंदर जाता है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया सेल ईटिंग कहलाती है, मतलब कि सेल खा रही है ना कोई भी चीज़, है ना। तब तो अगर पिनोसाइटोसिस है, मतलब कि अगर जो कोई पार्टिकल है, पैथोजन है, एंटीजन है, वो लिक्विड है, मतलब कि तरल रूप के अंदर जा रहा है सेल के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, मतलब कि सेल ड्रिंक कर रही है, ड्रिंकिंग सेल। हम तभी तो बोलते हैं कि जब हम फूड खाते हैं, कोई भी पदार्थ खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, ईटिंग कहते हैं ना। और जब हम पानी पीते हैं, कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, है ना, पी रहा है, मतलब ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तरल पदार्थ का अगर सेल के अंदर जाता है कोई भी फेगोसाइटोसिस या एंटीजन, तो हम उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सॉलिड वाला जाता है पार्टिकल अंदर, तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रक्रिया के बारे में कि किस तरीके से ये सारी की सारी प्रोसेस होती है।
तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले पैथोजन दिया हुआ है, कोई भी पैथोजन है, एंटीजन है, वायरस है या बैक्टीरिया, इनमें से कोई भी चीज़ है अगर वो आएगा सेल के ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहले सेल के ऊपर क्या रहेगा, रिसेप्टर्स रहेंगे। अब देखो रिसेप्टर मैंने यहाँ पर दर्शा रखे हैं, देखो ये लंबे लंबे ना, ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर हो गए। अब ये रिसेप्टर्स अंदर लेंगे ना, एंगल्फिंग, एंगल्फिंग का मतलब होता है अंदर, फिर एंगल्फिंग लेंगे तो फेगोसोम बनेगा, है ना, फेगोसोम, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर और पैथोजन आपस में जुड़ेंगे, बाइंड होंगे तो एक फेगोसोम बनाएंगे, ठीक है, एक फेगोसोम बनाएंगे, ये रहा फेगोसोम बन गया। अब फेगोसोम जब लाइसोसोम के साथ में बाइंड हो जाता है, फेगोसोम लाइसोसोम के साथ में बाइंड हो जाता है तो सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी एंडोसोम बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एंडोसोम। अब बात करते हैं, आप बोलोगे मैडम लाइसोसोम के साथ ही क्यों बाइंड होता है ये फेगोसोम जाकर, और किसी ऑर्गेनल या और किसी कोशिकाओं के साथ में क्यों नहीं होता बाइंड, क्योंकि भाई लाइसोसोम का काम ही क्या है, लाइसोसोम का काम ही क्या है कि सेल को या कोई भी पैथोजन है उसको क्या करना, तोड़ना, क्योंकि उसके पास में हाइड्रोलाइसिस वाले एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस नाम के एंजाइम होते हैं, और उन हाइड्रोलाइसिस नाम के एंजाइम का काम ही क्या होता है, डाइजेस्ट करना, है ना, क्या करना, डाइजेस्ट करना, तोड़ना, ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना। तो इसी वजह से लाइसोसोम के साथ में ये फेगोसोम जाके बाइंड होगा, ठीक है, अगर उसको ख़त्म करना है तो सबसे पहले जब वो फेगोसोम लाइसोसोम के साथ में बाइंड होता है तो प्राइमरी एंडोसोम बनता है, फिर प्राइमरी एंडोसोम आगे प्रोसेस होता है और सेकेंडरी एंडोसोम में कन्वर्ट होता है, क्या, सेकेंडरी एंडोसोम के अंदर चेंज होता है, बदलता है। अब फिर सेकेंडरी एंडोसोम किस में बदलता है, टर्शरी एंडोसोम के अंदर बदलता है, और टर्शरी एंडोसोम के अंदर फाइनली जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है पैथोजन, या फिर कट हो जाता है पैथोजन और स्मॉल पीसेज के अंदर बट जाता है, मतलब कि अब उसकी जो क्षमता है रोग उत्पन्न करने की, डिजीज फैलाने की, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो क्या हो गया है, उसको डाइजेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको बाहर निकालना है तो पैथोजन एंड एंटीजन गेट आउट फ्रॉम द सेल, अब वो सेल से बाहर निकल गए हैं, तो इस प्रक्रिया, बाहर निकलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, बाहर निकलना, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, एग्जिट हो गया वो। तो देखिए ये की सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा के अंदर मैंने समझा दिया है। और ये देखो नीचे भी दिया है इस परिभाषा को मैंने, ये देखो ये परिभाषा लिखी है ना, इसको नीचे भी लिखा है मैंने कि ये है एक ऐसा तंत्र है, मतलब कि फेगोसाइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, या एंटीजन प्रस्तुति की जा सकती है, ठीक है। अब देखो ये वाली पूरी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, और देखो सबसे पहले ये एंटीजन है ना, देखो कितना खतरनाक दिख रहा है ना, ये कोई एंटीजन है, ये जब अटैक करेगा इसके ऊपर सेल है, ये देखो ये सेल है, इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये देखो ये सेल के अंदर लाइसोसोम है, तो क्या होगा, फेगोसाइटोसिस की क्रिया होगी, भक्षण की, देखो ये भक्षण हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है, और अभी ये एंडोसाइटोसिस होकर ये क्या कर लेगा, देखो ये लाइसोसोम है और ये फेगोसोम है, ये बाइंड हो जाएगा, प्लस का निशान देख रहे हो ना, ये बाइंड हो रहे हैं, बाइंड हो जाएंगे तो लाइसोसोम अंदर ले लेगा किसको, फेगोसोम को, और अंदर लेकर क्या करेगा, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइसिस नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेस्ट कर देगा इस फेगोसोम को, तो ये छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स स्मॉल भागों में बढ़ जाएंगे ना पार्टिकल्स, और उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब ये छोटे छोटे भाग में हो गए, बट गए, अब इसको क्या बाहर निकालना है, बाहर निकालना है तो देखो लाइसोसोम फट जाएगा और बाहर निकल जाएगी ये वाली सेल के बाहर, तो इसको हम एक्सोसाइटोसिस कह देंगे। तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, फ्लो चार्ट के रूप में डायग्राम भी बना सकते हैं, ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाए आपको आसानी से। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट आज का लेक्चर भी, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना थर्ड वाला टॉपिक। सिलेबस देखिए आप एक बार, देखो ये हो गया, रिएक्शंस हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी की, प्रेसिपिटेशन हो गई, एग्लूटिनेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंप्लीमेंट सिस्टम्स हो गए, लाइटिक रिएक्शंस हो गई, और फेगोसाइटोसिस आज हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से थर्ड टॉपिक है अपने सिलेबस का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक बचा है जिसके अंदर हम आगे की क्लासेस के अंदर
अंदर लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते रहिए, खुश रहिए और न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, आपके सारे के सारे जो सपने हैं वो कंप्लीट हो, यही आशा और उम्मीद है मेरे को। और जब आप पढ़ोगे ना तब ज़रूर से कंप्लीट होंगे आपके सभी के सभी सपने। तो धन्यवाद, और अच्छा लगा सेशन तो लाइक ज़रूर मारिएगा। थैंक यू।